नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक्लो अड्डा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जो कि हमारे संघीय कार्यपालिका के अंडर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें हम जानेंगे राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में आता है, क्या क्या इसके पद की योग्यताएं होती हैं, एक राष्ट्रपति क्या क्या कर्तव्य होते हैं अपने देश के प्रति, ये सभी हम जानने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारे टॉपिक है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का क्या रोल होता है वो देखेंगे। चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है राष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितना होता है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए जो योग्यताएं दी गई हैं वो देखेंगे क्या होती हैं, राष्ट्रपति पद की क्या क्या शर्तें होती हैं, शपथ और प्रतिज्ञान ये क्या होता है ये भी जानेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है, इस पूरी प्रक्रिया को कवर करेंगे। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने की समय अवधि, राष्ट्रपति के जब पद खाली हो जाता है उस टाइम पर चुनाव किस तरीके से कराए जाते हैं, कितने टाइम के अंदर कराए जाते हैं ये भी देखेंगे। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन। राष्ट्रपति, भारत का संविधान 1950 राष्ट्रपति के चुनाव, शक्तियों, कर्तव्यों के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है, जो आवश्यकता के समय औपचारिक कर्तव्यों और प्राप्त शक्तियों के मध्य संतुलन सुनिश्चित करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का कार्यकारी प्रमुख व भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। जो राष्ट्रपति होता है ये भारत के जितने भी सशस्त्र बल हैं, जितने भी नियुक्तियां हैं, उनका सर्वोच्च कमांडर हेड जो होता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। देश के सभी कार्यकारी कार्य जितने भी होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 बोलता है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी, ये हमारा अनुच्छेद 53 बोलता है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल क्या क्या होता है, उसके चुनाव में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, अनुच्छेद 54 में आता है ये। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब दो सदन कौन कौन से संसद के, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, इन दोनों से मिलकर हमारा संसद बना हुआ है। तो जो लोकसभा है उसके कितने मेंबर होते हैं, टोटल 545 होते हैं, जिसमें से जो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं वो होते हैं 543, और राज्यसभा के जो होते हैं 245 होते हैं, जिसमें से जो इलेक्टेड होते हैं चुनाव करके जो जीत कर आते हैं वो होते हैं 233। तो जितने भी निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, यहाँ पर टोटल संख्या नहीं बता रहे, ओनली निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है। तो वो संसद के दोनों सदन की जो निर्वाचित सदस्य वो मिलकर उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेंगे। सेकंड, राज्यों की जो विधानसभाएं होती है, हर एक स्टेट में विधानसभाएं दी गई हैं, उन विधानसभाओं के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो इसमें शामिल होंगे। थर्ड, दिल्ली और पांडिचेरी ये हमारी यूटीज़ हैं, तो इन दोनों की जो विधानसभा के सदस्य हैं, दिल्ली के कितने हैं 70 हैं और पांडिचेरी के 30 हैं, इन दोनोों के मिलकर के जो सदस्य होंगे ये सभी सारे 543 टू 233 ये दोनों, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस यूटीज़ के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये सब मिलके एक राष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करते हैं। ये सब जब इलेक्शन देंगे, अपना वोट देंगे, उसके बाद एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार होगा, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है, सीक्रेट बैलेट के अकॉर्डिंग इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का, और सिंगल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से होता है इसका चुनाव। ये हमारी प्रक्रिया है चुनाव की। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल। ये हमारा आर्टिकल 56 में बोला है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पदभार ग्रहण करता है। तो उसका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग देता है। अगर राष्ट्रपति को अपने पद से हटना है तो उपराष्ट्रपति को अपना पत्र सौंप देगा वो और अपने पद से हट जाएगा।
राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 में दिए गए प्रावधान के अनुसार महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो वो आर्टिकल 61 में दिया गया महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये भी हम प्रक्रिया देखेंगे क्या होती है, इसमें कैसे हटता है वो राष्ट्रपति। और जो पद होते हैं जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, अगर ये पद से हटते हैं तो ये तो किसी अपने से बड़े हेड को अपना पदभार संभालते हैं, अपना त्याग पत्र देते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को दे दिया या सुप्रीम कोर्ट के जज को दे दिया। लेकिन अगर राष्ट्रपति पद से हटता है और उसको अगर हटाया भी जाता है तो उसके लिए प्रक्रिया होता है, पूरा प्रोसेस होता है, जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, अब उसकी क्या क्या योग्यता दी गई है कि राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के काबिल है, क्या क्या योग्यताएं हैं, ये हम देखेंगे। आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल 58 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह, ये कुछ हमारे रूल्स दिए हुए हैं जिसे एक व्यक्ति को फॉलो करने होते हैं राष्ट्रपति के पद लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो पहला, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो वो राष्ट्रपति का पद में चुनाव लड़ने में मतलब योग्य होगा। सेकंड, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। थर्ड, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो वो। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता होगा। अब ये तो हमारी जो दी है योग्यताएं, यह राष्ट्रपति का पद चुनाव लड़ने के लिए है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी को ही फॉलो करता है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे कि भारत सरकार के लाभ का पद धारण करता हो, भारत सरकार के खिलाफ कुछ कर रहा हो या कुछ भी उसका लाभ से रिलेटेड मकसद हो भारत सरकार के खिलाफ, तो वो नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति का चुनाव। किसी भी राज्य की सरकार के खिलाफ हो, कोई भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण जो उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन हो, अगर पाया जाता है उस व्यक्ति में, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने में योग्य नहीं होगा उसके चुनाव लड़ने के। राष्ट्रपति पद की क्या क्या शर्तें होती हैं, आर्टिकल 59 में है। पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी अन्य सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वो राष्ट्रपति के पद को संभालता है तो वो एक ही पद संभालेगा, ये नहीं कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य भी है, लोकसभा का, राज्यसभा का भी सदस्य है या राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य है, ऐसा नहीं होगा। वो एट ए टाइम एक ही पद संभालेगा, ये उसकी शर्तें हैं। सेकंड, क्या राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को अपने सरकारी आवास का उपयोग बिना किराए के करने की अनुमति होगी। जो सरकार की तरफ से उसको जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं, घर भी दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो उसको पूरे तरीके से पूरी यूज़ करने का उसका अनुमति दी जाएगी बिना किसी किराए के। वो आराम से रह सकता है जब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम या घटाए नहीं जा सकते। जब तक उसका टाइम पीरियड चलता रहेगा राष्ट्रपति के रूप में, तब तक उसके ना तो सैलरी कम होगी और ना ही जो पेंशन भी आती है बाद में, जितने ये सारे को पैसे मिलते हैं, जितने भी सिक्योरिटीज़ मिलती है या जितनी भी सुविधा मिलती है, वो उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। शपथ एवं प्रतिज्ञान, आर्टिकल 60। प्रत्येक राष्ट्रपति व राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनकी अनुपस्थिति में, या अगर वो नहीं है तो उनकी उपस्थिति में हाई कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उसके सामने शपथ ले सकता है राष्ट्रपति। अब बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 61 में है। ये हमारे अमेरिका से ली गई है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति पर संसद की किसी भी सदन द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता है। तो इसका जो बेस होता है, किसने हटा सकता है राष्ट्रपति को उसके पद से, हम उसको तब हटा सकते हैं जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो, मतलब संविधान में जो बात की गई है उसके अकॉर्डिंग उसने रूल फॉलो नहीं किया हो, अपनी मनमर्जी चलाई हो उसने। तो ऐसे पे जो संसद के कोई सा भी सदन है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी सदन को बिल को पास कर सकता है उसको राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि
संकल्प में निहित ऐसा आरोप लिखित में कम से कम 14 दिन की सूचना के बाद प्रस्तुत किया गया, तो उसको 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा राष्ट्रपति को कि तुम्हारे पद से हटाया दिया जा रहा है। इस सूचना के अकॉर्डिंग उसको जानकारी होनी चाहिए किस बेस पर तुम हटा रहे हो मुझे। ऐसे संकल्प पर सदन के कुल सदस्यों से कि कम से कम 1/4, अब चाहे राज्यसभा में पास हो रहा हो या लोकसभा में पास हो रहा हो, तो जितने भी सदन के जितने भी टोटल मेंबर हैं उसमें कम से कम 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए, तब जाके वो आगे प्रोसेस होगा, आगे फर्दर आगे कंप्लीट होगा, वो जो पत्र है आगे बढ़ेगा, दूसरे सदन में जाएगा। फोर्थ क्या है, ऐसे संकल्प को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। 1/4 के साइन होने चाहिए और 2/3 के बहुमत से उसको पास किया जाएगा। जब संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। जैसे कि लोकसभा बता रहा है कि राष्ट्रपति ने ये गलती की है, तो इस बेस पर हम इसको हटाएंगे, तो वो उसमें से 1/4 जो सदस्य होंगे वो साइन करके राज्यसभा में पेश करेंगे उस बिल को। अब राज्यसभा के क्या काम है कि वो देखेगा कि किस आरोप पर उसको हटाया जा रहा है, उस आरोप की जांच करेगा। ये नहीं है कि उसने भेजा है लोकसभा ने और उसने साइन करके आगे फर्दर आगे उसको पास कर दिया, ऐसे नहीं है। वो उस पूरे आरोप की जांच करेगा राज्यसभा, तब जाके उस बिल को पास करेगा। अगर उसको लगता है कि हाँ ये ठीक है तो वो पास करेगा, नहीं तो वो उसे रोक सकता है, खारिज भी कर सकता है। राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। अब राष्ट्रपति के सामने ये सब काम होगा, ये नहीं है कि उसके छुपक के उसके एब्सेंसी में हट ये सब किया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके प्रेजेंस में ये सब काम किया जाएगा। आरोप की जांच करने वाला सदन जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है तथा आरोपों को यथावत बनाए रखता है, तो उसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्रपति प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हट जाता है। तो वही अगर राज्यसभा को लगेगा कि हाँ ये इन्होंने जो लोकसभा ने बिल पास किया है, ये जिस आरोप पर उसने पास किया वो ठीक है, अगर वो सही माने जाता आरोप, तो राज्यसभा ही पास कर देगी। जब वो पास कर देगी तो जो डेट दी गई है उस डेट पर उसको राष्ट्रपति को अपना पद से हटना पड़ेगा। इस तरीके से प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होती है। अब है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने की समय अवधि। अब राष्ट्रपति पद से हट गए हैं, अब उस टाइम पर जब तक चुनाव नहीं हो सकते, प्रॉपर तरीके से राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तब तक उसके पद पर कौन बैठेगा, यह चुनाव किस तरीके से होंगे दोबारा से, उस समय कितने टाइम के अंडर में दोबारा से चुनाव हो सकते हैं, री इलेक्शन कितने टाइम बाद होंगे, तो वो हम देखते हैं। आर्टिकल 62 में बताया गया है कि रिक्ति को भरने के लिए चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। अब एक व्यक्ति है राष्ट्रपति बना, वो उसका जो टेन्योर है 5 साल का है, लेकिन उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसको 2 साल में हटना पड़ा। अब बाकी के उसके 3 साल जो बचे हैं, उस 3 साल को कवर करने के लिए जल्दी से जल्दी री इलेक्शन कराने पड़ेंगे। फिर जब वो 3 साल तक एक व्यक्ति चुन जाएगा, फिर वो 3 साल तक वो अपने पद पर बना रहेगा, फिर उसके बाद 5 साल के बाद में पूरे तरीके से राष्ट्रपति के लिए दोबारा से चुनाव होंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव शीघ्र अतिशीघ्र आयोजित किया जाना चाहिए। या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या उन्होंने खुद से त्यागपत्र दे दिया हो, या महाभियोग के थ्रू उसको पद से हटाया गया हो, तो ऐसे टाइम पर उसकी एब्सेंस को भरने के लिए दोबारा से इलेक्शन जल्दी से जल्दी किए जाने चाहिए। चुनाव रिक्ति की तिथि से 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं? राष्ट्रपति राज्य के सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। विधायी शक्तियाँ क्या है राष्ट्रपति की? आर्टिकल 79 बोलता है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ संसद का भाग है। संसद 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। तो राज्य संसद जो मिलकर बनता है वो राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनता है। आर्टिकल 79 बोलता है ये। आर्टिकल 85 क्या बोलता है? राष्ट्रपति समय समय पर संसद को समन कर सकता है। समन मतलब उसको बुलावा भेज सकता है, समन कर सकता है संसद पर किसी भी सदन को। सत्र अवसान कर सकता है, सत्र बैठा सकता है उसके, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं। आर्टिकल 86 क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और संदेश प्रेषित कर सकता है, ये भी इसकी शक्ति है। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति विधेयकों को अपनी स्वीकृति दे सकता है। जो
कानून होते हैं उसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति के साइन की ज़रूरत होती है, उसको विधेयक कहते हैं। तो उसको स्वीकृति दे सकता है राष्ट्रपति, या अपनी स्वीकृति रोक लेगा या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। स्वीकृति मिलते ही वे विधि के रूप में परिणत हो जाएंगे। तो एक कोई बिल पास होना है तो पहले वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते। कानून बनने से पहले वो विधेयक होता है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति चाहे तो अगर उसको ठीक लगता है तो पास कर सकता है, अगर ठीक नहीं लगता तो उसको रोक सकता है और वापस पुनः विचार के लिए उस सदन को वापस भेज सकता है कि इसको दोबारा जांच करो ठीक है या नहीं है, तब जाके उसको पास करेगा आगे। आर्टिकल 123 बोलता है संसद के सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये संसद के जो सत्र होता है वो अगर नहीं चल रहा किसी कारणवश तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, पूछ सकता है कि क्यों नहीं हो रहा संसद का सत्र, जिसका संसद द्वारा पारित विधियों के सामान्य बल व प्रभाव होता है। सेकंड है क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में किसी व्यक्ति को क्षमा, विलंब, राहत या दंड में छूट देने या न्यायालय द्वारा दी गई सजा को निलंबित, क्षमा या लघुकरण करने की शक्ति होगी। तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है, उसके पास ये शक्ति होती है। जब सजा सैन्य न्यायालय द्वारा दी जाती है, जब सजा या दंड ऐसे मामलों से संबंधित किसी विधि के उल्लंघन के लिए या अपराध के लिए दिया जाता है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, जब मृत्युदंड न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में समाधान कर सकता है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, आरोपी को। आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या बोलता है? राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करता है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। या तो बाह्य आक्रमण होने वाला हो या सशस्त्र विद्रोह होने वाला हो देश में, यह युद्ध की स्थिति बनने वाली हो, तो ऐसे टाइम पर राष्ट्रपति आपातकाल इमरजेंसी लागू कर सकता है देश में, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। सेकंड है यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। मतलब राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको शासन होता है। लेकिन अगर जो राज्य सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो ऐसे टाइम पर राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो राज्यों में राज्यपाल का पद हटा करके राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। वो सारा स्टेट का जितना भी काम होगा वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगा। तो ये आर्टिकल 356 कहता है। आर्टिकल 360 क्या बोलता है? यदि भारत की वित्तीय स्थिरता हो या ऋण को खतरा हो, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो देश में, तो राष्ट्रपति ऐसे टाइम पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये भी इसकी आपातकालीन शक्ति में आता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से निम्नलिखित मामलों में सलाह लेने का अधिकार है। विधिक मामले हो, संवैधानिक मामले हो, सार्वजनिक महत्व के मामले हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए वो ये सलाह लेने के लिए पूछ सकता है या कुछ भी उसके पास अधिकार होते हैं। आइए बात करते हैं निष्कर्ष की। भारतीय संविधान के अंतर्गत परिभाषित भारत के राष्ट्रपति एक औपचारिक भूमिका व महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियाँ दोनों को दर्शाते हैं, जबकि राष्ट्रपति के कार्य काफ़ी हद तक मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्देशित होते हैं। यह पद संवैधानिक सुरक्षा के रूप में भी कार्य करता है, विशेषकर राजनीतिक अस्थिरता या आपातकाल के समय में। संविधान द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति एक स्थिर शक्ति के रूप में कार्य करे जो राष्ट्र के लोकतांत्रिक सिद्धांतों व अखंडता को बनाए रखे। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।